हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 57 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पावर्टी को फिनिश कर देंगे। तो हमने पावर्टी की शुरुआत की थी पावर्टी के डेफिनेशन से। तो आज का लेक्चर हम देखें उससे पहले एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पावर्टी की डेफिनेशन समझी थी, जो कि होता है कि पावर्टी इज ए सिचुएशन वेयर पीपल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी कि गरीबी एक तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग लाइफ के बेसिक एमिनिटीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड यानी कि न्यूट्रिशन, क्लोथिंग फुटवेयर, शेल्टर यानी कि हाउस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कुछ बेसिक एमिनिटीज़ हैं। जब भी लोग इनसे डिप्राइव्ड होते हैं या इन एमिनिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम उन लोगों को पुअर्स कहते हैं। ठीक है, तो लोग पुअर कहलाते हैं और उनकी जो सिचुएशन होती है डेप्रिविएशन की, उसे हम पावर्टी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पावर्टी। तो हमने एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी पढ़ा था। एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब होता है कि ये लोगों के डेप्रिविएशन को मेज़र करता है कि लोग अपने लाइफ में बेसिक एमिनिटीज़ से कितना डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, तो उनके डेप्रिविएशन के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है एब्सोल्यूट पावर्टी। जबकि रिलेटिव पावर्टी ये बताता है कि आप दूसरे की तुलना में कितना गरीब हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ज़्यादा इनकम करता हो या उसकी वेल्थ ज़्यादा हो तो उसका जो एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स होगा या जो उसकी एफोर्डेबिलिटी होगी वो पहले व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो पहला व्यक्ति जो है वो अपने से रिच व्यक्ति से रिलेटिव टर्म्स में पुअर है। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में दोनों ही अपनी बेसिक एमिनिटीज़ अफोर्ड कर रही हैं, पर जिसका इनकम या वेल्थ ज़्यादा है, जिसके पास मनी या ट्रांसफ़र पेमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सेस करेगा। ठीक है, तो जब भी हम अपने से बेहतर इंसान से कंपेयर करते हैं तो उसके टर्म्स में या उसके रिलेशन में हम अपने आप को पुअर मानते हैं। और ये रिलेटिव पावर्टी जो है ये इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस करती है, जबकि एब्सोल्यूट पावर्टी डेप्रिविएशन मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। राइट, उसके बाद फिर हमने बात किया था कि पावर्टी एस्टिमेट करने की नीड क्यों पड़ती है। तो देखिए, पावर्टी एस्टिमेट करने की सबसे पहली नीड तो ये होती है कि हमें अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल को जानना है। ठीक है, तो पावर्टी ये बताता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे है, क्योंकि पावर्टी एक सिचुएशन है। ठीक है, इट्स ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि लोग बहुत सारे एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं। और अगर देश में पावर्टी ज़्यादा है इसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असेसमेंट होता है पावर्टी एस्टिमेशन से। दूसरा, पावर्टी एस्टिमेट करने से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे या वेलफेयर प्रोग्राम्स पे कितना खर्च करने की ज़रूरत है। और तीसरा, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, यानी पावर्टी कितना रिड्यूस हुई है। और एक तरह से हम बेनिफिशरीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ कितने लोगों को मतलब कितनी बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करेगी, उसके हिसाब से हम उस पॉलिसी की बजट और रूपरेखा बनाते हैं। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारी अभी नेशनल पावर्टी लाइन है, जो कि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन है, उससे हम पीडीएस के लिए बेनिफिशरी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या अंत्योदय अन्न योजना के लिए जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं। उनकी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं तो वो स्टेट मिनिस्ट्रीज डिसाइड करती हैं, उनके अपने क्राइटेरिया होते हैं। और पीडीएस को लेकर हर स्टेट में अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी थी। फिर बात आई थी कि ठीक है, अगर हमें इस देश में आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग पुअर हैं तो हमें कोई पैरामीटर चाहिए। वो पैरामीटर बनता है पावर्टी लाइन। ठीक है, यानी पावर्टी लाइन आप कह लीजिए कि एक थ्रेशोल्ड है
इस लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो पुअर नहीं हैं, इस लाइन के नीचे जो लोग हैं वो पुअर हैं। फिर जब पॉवर्टी लाइन की बात आई थी तो फिर हमने कुछ कमिटीज़ की बात की थी, तो अब हम उनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहली कमेटी जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है लकड़वाला कमेटी, जो कि 1993 में बनी थी। ठीक है, इससे पहले भी पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए प्लानिंग कमीशन ने कमिटीज़ बनाई हैं, पर वो उतना रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट हैं 3 कमिटीज़, लकड़वाला कमेटी, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी और डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो लकड़वाला कमेटी 1993 में बनाई गई थी। इन्होंने पॉवर्टी लाइन को बनाया था कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट के आधार पे, यानी कि लोगों को हेल्दी सर्वाइवल के लिए जो डेली कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट है उसको बेसिस बनाकर पॉवर्टी लाइन बनाई गई। और ये कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी सर्वाइवल इट वाज रिकमेंडेड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या बनाया गया, रूरल इंडिया के लिए पॉवर्टी लाइन रखी गई 2400 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। वहीं पे अर्बन एरियाज़ के लिए पॉवर्टी लाइन रखी गई 2100 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। ठीक है, तो यानी और बाद में क्या था कि चूँकि जैसे जैसे मशीन्स और इक्विपमेंट ये बढ़ें, लोगों का जो फिजिकल एफर्ट रिड्यूस हुआ, बिकॉज पहले क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो गांव में लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे, शहरों में लोग साइकिल या मतलब शहरों में भी उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उतनी मशीनें इक्विपमेंट नहीं थी, तो एग्रीकल्चर में फ़िजिकल एफर्ट ज़्यादा था, शहरों में भी लोगों का फ़िजिकल एफर्ट ज़्यादा था, पर मशीन इक्विपमेंट ने मैन पावर के एफर्ट को कम किया। तो इसकी वजह से फिर कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएंगे अगर फिजिकल वर्क रिड्यूस होता है। तो इन पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करके 2100 किलो कैलोरी कर दिया गया फॉर रूरल इंडिया एंड 1900 किलो कैलोरी फॉर अर्बन इंडिया, और ये पर पर्सन पर डे है। पर इस लकड़वाला कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन थी, इसकी डीमेरिट ये थी कि इसने सिर्फ न्यूट्रिशन को एज ए बेसिक एमिनिटीज़ लिया। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ न्यूट्रिशन के अलावा भी होता है कि अगर आपको न्यूट्रिशन मिल भी रहा है तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। ओके, यू नीड शेल्टर, you need clothing, footwear, you need sanitation, okay, you need health care facilities। तो इन चीज़ों को बिना अकाउंट में लिए सिर्फ हमने न्यूट्रिशन को आधार बनाया, तो ये एक तरह की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद 2009 में जो कमेटी बनाई गई थी वो थी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने पॉवर्टी लाइन को बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज। BOC का मतलब है बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। और उस बास्केट में क्या था, कुछ फूड आइटम्स थे, ठीक है, और बाकी इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स थे। इनको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पहली बार हमने पॉवर्टी को थोड़ा हॉलिस्टिक लेवल पे लाया। हम न्यूट्रिशन से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन और जो लाइफ के इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स हैं या रिक्वायरमेंट है, लाइक हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है, इन चीज़ों को हमने अकाउंट में लिया और फिर पॉवर्टी लाइन बनाई गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ये जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा इन्होंने यूज किया था NSSO का, ठीक है, और NSSO ने ये जो डेटा कलेक्ट किया था उसके लिए उन्होंने मिक्स्ड रिकॉल पीरियड इस्तेमाल किया था। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का मतलब है कि 5 आइटम के लिए रिकॉल पीरियड या डेटा कलेक्शन 1 ईयर का रखा गया था। ठीक है, वो 5 आइटम क्या थे, क्लोथिंग, फुटवेयर, ठीक है, ड्यूरेबल आइटम, एजुकेशनल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस एंड सम अदर एक्सपेंस, ठीक है। बाकी जितने भी आइटम्स थे उनके लिए 30 डेज़ का रिकॉल पीरियड रखा गया था। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी वो 2004-05 के प्राइसेस पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉवर्टी लाइन लिखा हूँ ये 2011-12 के प्राइसेस पे एडजस्ट करके
हमने लिखा है। तो पावर्टी लाइन क्या बनी, अर्बन इंडिया के लिए पावर्टी लाइन बनी 32 रुपीज़ 40 पैसा पर पर्सन पर डे। रूरल इंडिया के लिए पावर्टी लाइन बनाई गई 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। ऑब्वियसली ये जो पावर्टी लाइन है ये 2011-12 की प्राइसेस पे हैं, ठीक है जी। और फिर जब हमने इस थ्रेशोल्ड को लिया, इस क्राइटेरिया को जब हमने इस वैल्यू को जब पावर्टी लाइन बनाई, उस वक्त इंडिया में जो टोटल पावर्टी निकल कर आई वो थी अप्रॉक्सीमेटली 22%। ऑल राइट, अब आगे आइए और देखिए ये जो पावर्टी लाइन है 32 रुपीज़ 40 पैसा पर पर्सन पर डे और रूरल इंडिया के लिए 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, ये 2011-12 प्राइसेस पे हैं। तो अगर आज की डेट में आपको ये पावर्टी लाइन जाननी है तो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन से आपको इसे एडजस्ट करना होगा, वो भी मैंने इस लेक्चर में कर रखा है, तो हम उसको आगे एनालाइज करेंगे। फिर ये जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जो पावर्टी लाइन थी, इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली कि ये काफ़ी लो है, ठीक है, ये बहुत ही लो पावर्टी लाइन है। तो उस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में प्लानिंग कमीशन ने डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी को बनाया। डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी ने भी सेम पावर्टी लाइन एस्टिमेट किया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा ऑफ हाउस होल्ड, और कौन से हाउस होल्ड, नाइदर द रिच वन नॉर द पुअर वन, मीडियन हाउस होल्ड, ठीक है। डेटा वॉज प्रोवाइडेड बाई NSSO। सी रंगाराजन कमेटी यूटिलाइज्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। तो इन्होंने 7 दिन, 30 दिन और 1 साल का पीरियड को यूज करते हुए, मतलब इस पीरियड पे जो डेटा कलेक्ट किए गए थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, उनके आधार पर इन्होंने जो पावर्टी लाइन बनाई वो थी अर्बन इंडिया के लिए 47 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, रूरल इंडिया के लिए थी 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, एंड दिस पावर्टी लाइन इज ऑल्सो एट 11-12 प्राइसेस, ठीक है जी। और फिर जब ये पावर्टी लाइन रखी गई अर्बन और रूरल इंडिया के लिए, तो ऑल ओवर इंडिया में जो पावर्टी निकल कर आया वो था 29.5%, यानी कि ऑन एन एवरेज भारत में 30% लोग इस थ्रेशोल्ड के हिसाब से गरीब हैं, ठीक है। यानी 30% लोग वो हैं जो इस पावर्टी लाइन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जी, अब हम जरा पावर्टी लाइन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखिए अब आज की डेट में इंडिया में, अच्छा, जब डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की पावर्टी लाइन आई तो ये वैल्यू काफ़ी हाई थी उन स्टेट्स के लिए जहाँ पर पावर्टी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टेट्स ने डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ, मतलब रिपोर्ट को लेके प्रोटेस्ट किया, जिसमें से कि सबसे ऊपर था उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट, राइट। और फिर चूँकि पावर्टी लाइन ऊपर होने की वजह से पावर्टी बढ़ गई थी, तो जो भी स्टेट जिनकी यहाँ पावर्टी ज़्यादा है उनको ये पावर्टी लाइन पसंद नहीं आई, सरकार को भी नहीं पसंद आई। तो फाइनली डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की जो ये पावर्टी लाइन है ये कभी इंडिया की नेशनल पावर्टी लाइन नहीं बन पाई। तो इस कमेटी से पहले भी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के जो पावर्टी लाइन रिकमेंडेशन थी यही इंडिया की ऑफिशियल पावर्टी लाइन थी, और आज तक वही इंडिया की ऑफिशियल पावर्टी लाइन है। और आज की डेट में अगर आपको वो पावर्टी लाइन जानना है तो आपको CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना होगा, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं। तो अगर प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन ही हमारी ऑफिशियल पावर्टी लाइन है, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ अर्बन इंडिया के केस का। तो अर्बन इंडिया के लिए पावर्टी लाइन क्या रखी गई थी, 32 रुपीज़ 40 पैसा पर पर्सन पर डे, राइट। तो इस हिसाब से जो मंथली पावर्टी लाइन, वेट अ सेकेंड, ओके। तो डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी के हिसाब से
जो अर्बन इंडिया के लिए पॉवर्टी लाइन है वो कितना है, 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। तो अगर एक व्यक्ति के लिए हमें मंथली पॉवर्टी लाइन बनानी है तो इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 972 पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, ये एक महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए पॉवर्टी लाइन बनेगी। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि अर्बन इंडिया में या रूरल इंडिया जो भी है, आप एज्यूम करिए कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं। ठीक है, तो आपको इस मंथली पॉवर्टी लाइन को 5 लोगों से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। फिर जब आप करेंगे 972 को, जब इस 972 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4860 रुपीज़ पर फैमिली पर मंथ। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं 972 पर कैपिटा पर मंथ और फैमिली के लिए पॉवर्टी लाइन जो 4860 रुपये बन रही है पर फैमिली पर मंथ, ये 2011-12 की प्राइसेस पे हैं। तो हमें इसे अगर आज की डेट में फैमिली की पॉवर्टी लाइन बनानी है तो हमें इसे CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होगा। उसके लिए मैंने लिखा है, देखिए CPI कंबाइंड बेस ईयर 2012। ठीक है, बेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़। और अगर हम CPI कंबाइंड डेटा की बात करें जुलाई 2023 में तो वो इंडेक्स नंबर है 186 अप्रॉक्सीमेटली, यानी ऑन एन एवरेज 2012 से 2023 अप टू जुलाई जो इंडिया में CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन रही है कंबाइंड वो अप्रॉक्सीमेटली 86% रहा है। तो आप इस 4860 रुपीज़ को 86% बढ़ा दें तो अगर 4860 रुपये को अगर आप 100% माने तो 186% कितना आएगा, 9000, ओके ये वैल्यू आएगी 9039.6 रुपीज़ पर फैमिली पर मंथ। तो ये प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बनेगी आज की डेट में इंडिया में, अर्बन इंडिया में एक फैमिली के लिए। तो तकरीबन अगर इसको हम 9000 रुपये मान लें, 9040 रुपये, तो शहर में 9040 रुपये अगर कोई परिवार पा रहा है और अगर वो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठा रहा है, यानी उसको अगर PDS के थ्रू सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो गवर्नमेंट के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं लाइक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल फैसिलिटीज़ के एक्सेस ले रहे हैं, और बाकी जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो भी सब्सिडी प्रोग्राम्स अगर उनका फ़ायदा ले रहे हैं, तो इस अमाउंट में अफोर्डेबिलिटी काफ़ी रीजनेबल हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये पॉवर्टी लाइन लो है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट दिस इज़ नॉट रेडिकुलस, ओके, इट इज़ स्टिल रीजनेबल व्हेन वी लुक दिस पॉवर्टी लाइन अलोंग विद द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये तो बात हो गई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन को लेकर क्या एस्टिमेट है, कमिटीज़ हैं, वो हमने देख लिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है इसे वर्ल्ड बैंक बनाती है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक इसको हर 10 साल पे रिवाइज करती रहती है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक जो है ये खुद पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट नहीं करती है। वर्ल्ड बैंक हर कैटेगरी में सेलेक्टेड कंट्रीज़ की जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है उनको अकाउंट में लेकर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बनाती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया भर के कंट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन करती है वो करती है ऑन द बेसिस ऑफ GNI पर कैपिटा, और ये जो GNI पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है ये मार्केट एक्सचेंज रेट के टर्म्स में, MER का मतलब होता है मार्केट एक्सचेंज रेट। यहाँ पे वो मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, देखिए कि GNI पर कैपिटा का मतलब क्या है। पहले देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट कौन सा होता है, करेंट ईयर मार्केट प्राइस वाला फैक्टर कॉस्ट।
तो इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। जब आप उस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, जब आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होगा, GNI पर कैपिटा, ये होगा GNP ओके एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है वो वैल्यू के आधार पर कंट्री से क्लासिफिकेशन, लेकिन वो पर कैपिटा इनकम मार्केट एक्सचेंज रेट, यानी उस देश की करेंसी को हम कंपेयर कर रहे हैं डॉलर से, वो भी उस देश की करेंसी और डॉलर की जो मार्केट में एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे। तो देखिए, जिन भी कंट्रीज़ का GNI पर कैपिटा $1000 से कम है उनको वर्ल्ड बैंक लो इनकम कंट्रीज़ के कैटेगरी में रखती है। वहीं पे आपको यहाँ देखना होगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में मैंने वर्ल्ड बैंक द्वारा कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन कैटेगरी मेंशन किया ऑन द बेसिस ऑफ GNI पर कैपिटा, और राइट साइड में मैंने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन उन कंट्रीज़ के लिए एज पर वर्ल्ड बैंक लिख रखा है। तो जिन कंट्रीज़ की GNI पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज $1000 से कम है, वर्ल्ड बैंक उनको लो इनकम कंट्रीज़ में रखता है। जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $1000 से $4000 है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। $4000 से $12000 पर कैपिटा वाली कंट्रीज़ को अपर इनकम कंट्रीज़ वो मानते हैं, और $12000 के ऊपर पर कैपिटा GNI पर कैपिटा वाले कंट्रीज़ को वो हाई इनकम कंट्रीज़ मानते हैं। ये सारी वैल्यू मार्केट एक्सचेंज रेट के टर्म्स में हैं, दे आर नॉट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। पर जो पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक बनाती है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बनाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्चुअल किसी भी देश की जो करेंसी का एक्चुअल वर्थ होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस देश की करेंसी की कितनी परचेजिंग पावर है एज़ कंपेयर टू परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर, जो कि मैंने बता रखा है कि अगर हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटी लेते हैं जिसमें सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी के कमोडिटीज़ हैं, उस बास्केट को उस होम कंट्री में ख़रीदने में जितनी करेंसी लग रही है, सेम बास्केट को अमेरिका में डॉलर में ख़रीदने में जितना डॉलर लगेगा, तो अगर दिस मच रुपी इज़ इक्वल टू दिस मच डॉलर, तो $1 इज इक्वल टू दिस मच रुपी। तो ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में डॉलर का उस देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट। तो चूंकि पॉवर्टी लाइन वो थ्रेशोल्ड है जहाँ पर हम पॉवर्टी लाइन को इस बेसिस पे बनाते हैं कि इतना मनी अगर पर पर्सन पर डे है तो वो कितना चीज़ें खरीद सकता है। तो जब भी खरीदने की बात आएगी तो पॉवर्टी लाइन PPP टर्म्स में होगा, राइट। तो लो इनकम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है एज पर वर्ल्ड बैंक वो है $1.9 पर पर्सन पर डे। ये वैल्यूज़ पर पर्सन पर डे हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का आज की डेट में परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में $1 में 23 रुपीज़ हैं। अगर आप मार्केट एक्सचेंज रेट के टर्म्स में देखेंगे तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, बट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी $1 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 23 रुपीज़, राइट। तो लो इनकम कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.9 पर पर्सन पर डे, ठीक है। और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए जिसमें कि इंडिया आती है, क्योंकि इंडिया की GNI पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट इट इज़ अराउंड $2100, ओके। तो हम आते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो हमारे लिए जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है एज पर द वर्ल्ड बैंक वो $3.2 पर पर्सन पर डे। ये वैल्यू इतना ज़्यादा है कि इस वैल्यू पे इंडिया में पॉवर्टी इज़ मोर देन 50%, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60% हो जाएगा, ठीक है। अपर इनकम कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $5.5 पर पर्सन पर डे। हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए है $22 पर पर्सन पर डे। तो आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं। और मैंने बोला कि ये जो भी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है पर पर्सन पर डे इन टर्म्स ऑफ डॉलर और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ PPP, ये वैल्यूज़ हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक खुद एस्टिमेट नहीं करता है। इन कैटेगरीज़ में आने वाली कंट्रीज़ के सेलेक्टेड कंट्रीज़ के नेशनल पॉवर्टी लाइन को अकाउंट में लेकर ये वैल्यूज़ वर्ल्ड बैंक बनाती है, राइट।
तो ये बात हो गई इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को लेकर। अब आ जाते हैं कंपैरिजन। इस लेक्चर से पहले मैंने आपको पढ़ाया था MPI, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जब मैंने आपको MPI पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था कि MPI को UNDP ने बनाया है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद OPHI, ओके, दैट इज OPHI, वेट अ सेकेंड, ओके। तो MPI पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि MPI जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको UNDP ने बनाया है OPHI के साथ मिलके, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इन दोनों ने मिलके MPI बनाया है। और MPI जो है ये पावर्टी को मेज़र करती है हाउस होल्ड लेवल पे, और वो भी पावर्टी को मेज़र करती है इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन ऑन बेसिक एमिनिटीज़। और MPI के जो भी डेटा हैं इनको UNDP वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश करती है, ठीक है, ओके। नो नो नो, नॉट वर्ल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसे पब्लिश करती है UNDP, राइट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये जेंडर रिलेटेड जो भी इंडिसेस के रिपोर्ट्स हैं, जेंडर रिलेटेड जो भी इंडिसेस है उनको UNDP पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इनको ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो MPI है ये 2010 में HPI को रिप्लेस किया था। तो 2010 से पहले UNDP पावर्टी एस्टिमेट करती थी थ्रू HPI, दैट इज़ ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। खैर ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। और हमने ये देखा था कि MPI के अंतर्गत जो मेन बातें थी कि UNDP पावर्टी इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन एट हाउस होल्ड लेवल एंड डेप्रिविएशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़। तो वहाँ पे उन्होंने 3 डायमेंशन लिया था, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उन 3 डायमेंशन में इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स लिए थे। तो वो इंडिकेटर्स टोटल 8 थे, ठीक है, सॉरी 10 इंडिकेटर्स थे। 2 इंडिकेटर हेल्थ में थे, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर थे, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दैट इज़ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में टोटल 6 इंडिकेटर थे, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू सैनिटेशन, एक्सेस टू हाउसिंग एंड एक्सेस टू सर्टेन एसेट। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो कि बेसिक एमिनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इनके ऊपर हमने एक डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड देखा था कि डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड बनाया गया है और उस डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड के हिसाब से ये तय होगा कि कोई हाउस होल्ड इन चीज़ों पे, इन इंडिकेटर्स पे डिप्राइव्ड है कि नहीं। और फिर हमने डेप्रिविएशन स्टेटस 0 एंड 1 की बात की थी और हमने बोला था कि इन तीनों डायमेंशन को 1/3 मतलब 1/3 वेटेज मिले हैं, बिकॉज 3 डायमेंशन हैं, तीनों को इक्वल वेटेज देना है तो 1/3 मिलेगा। और इनके जितने इंडिकेटर्स हैं उसमें ये वैल्यू बटेंगी, ठीक है। और फिर जो डेप्रिविएशन स्टेटस होगा उससे मल्टीप्लाई होकर डेप्रिविएशन स्कोर बनेगा। तो इस तरह से MPI हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि MPI में जो पावर्टी लाइन है वो है 1/3 ऑफ द डेप्रिविएशन स्कोर, यानी कि वो हाउस होल्ड जिनका डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है वो पुअर हाउस होल्ड माने जाएंगे, और ऐसे हाउस होल्ड जिनका डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से कम है वो नॉट पुअर माने जाएंगे। ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अब देखते हैं कि जो MPI यानी UNDP MPI के थ्रू जो पावर्टी मेजर करती है और इंडिया में जो हमारा ऑफिशियल पावर्टी लाइन है दैट इज़ प्रोफेसर सुरेश तंदुल कमेटी की पावर्टी लाइन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए जो MPI की पावर्टी लाइन है ये
क्या करती है कि पावर्टी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन ऑन बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है। यानी एमपीआई में बेसिक एमिनिटीज़ लाइक जो भी न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो इंडिकेटर्स हैं, इनको ध्यान में रख के, इनके डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड को ध्यान में रखते हुए पावर्टी एस्टिमेट की गई है। जबकि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या कहता है कि पावर्टी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ हम पावर्टी को डेप्रिविएशन इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हम पावर्टी को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। यानी हमने ये कह दिया कि रूरल इंडिया में अगर कोई व्यक्ति 27 रुपये पर पर्सन पर डे पा रहा है 2011-12 प्राइसेस, तो वो गरीब नहीं होगा, और अर्बन इंडिया के लिए 32.40 रुपीज़। तो हमने एक मॉनेटरी वैल्यू बता दिया पर पर्सन पर डे, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो मॉनेटरी वैल्यू है पर पर्सन पर डे, उतने पैसे में वो व्यक्ति अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को एक्सेस कर लेगा। और बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ क्या थी? बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, दैट इज़ फूड आइटम एंड नॉन फूड आइटम। तो यहाँ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी एक मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं, और एजम्पशन क्या है कि बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट मनी कैन बाई बेसिक एमिनिटीज़। तो ये जो पावर्टी लाइन ये बता रहे हैं 32.40 रुपये या 27 रुपये पर पर्सन पर डे, उसमें ये मान के चल रहे हैं कि इंसान वो बेसिक एमिनिटीज़, वो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ अफोर्ड कर लेगा। जबकि ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये पावर्टी जो है, पावर्टी को मेजर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अ थ्रेशोल्ड दैट इज़ मॉनेटरी वैल्यू। तो अगर सिर्फ एक मॉनेटरी वैल्यू के आधार पे पावर्टी एस्टिमेट हो रही है, तो हम पावर्टी को यूनिडायमेंशनली अप्रोच कर रहे हैं। यानी हम एक मनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू बना रहे हैं और ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मनी बेसिक एमिनिटीज़ खरीदेगा। तो जो हमारा पावर्टी एस्टिमेशन की जो टेक्निक है वो मॉनेटरी है, दैट इज़ वन डायमेंशन, एंड सो इट्स ए यूनिडायमेंशनल अप्रोच। जबकि एमपीआई क्या है? बेस्ड ऑन आउटकम, एक्चुअल असेसमेंट। यानी एमपीआई क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली में 8 इंडिकेटर्स हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उन एमिनिटीज़ पे आउटकम क्या है उसके बेसिस पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेदर यू आर डिप्राइव्ड और नॉट, और फिर उसके हिसाब से हम डेप्रिविएशन स्कोर बना रहे हैं, एंड देन वी आर एस्टिमेटिंग द पावर्टी। तो एक्चुअली में जो एमपीआई का अप्रोच है ये मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स को आधार पे लेके पावर्टी असेसमेंट कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक मनी वैल्यू है जिस पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिक एमिनिटीज़ अफोर्ड हो जाएंगी। तो ये एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच है, जबकि एमपीआई इज ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और एमपीआई ज़्यादा हॉलिस्टिक है। वाई हॉलिस्टिक? बिकॉज प्रैक्टिकली एमपीआई इज लुकिंग एट like different dimensions. Okay, so practically MPI is looking at different dimensions, so it has a multi-dimensional approach. और मैंने बोला कि पावर्टी जो है, पावर्टी in itself is a multi-dimensional concept because poverty is not deprivation just on nutrition. It is a situation where a person can be deprived on nutrition, shelter, clothing, footwear, education, medical facilities and other like sanitation, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये सब कुछ पावर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सारी, अगर इन सारे चीज़ों को आधार पे लेकर आप देखें तो फिर पावर्टी अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो उसका असेसमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। पर एमपीआई के साथ जो इशू आती है वो आती है डेटा कलेक्शन का, कि भाई जितना ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतना ज़्यादा आपको डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। और फिर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ये है कि बेसिक एमिनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए फिर यही 10 इंडिकेटर के और भी इंडिकेटर्स होने चाहिए, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के अलग अलग रीजन में बेसिक एमिनिटीज़ इन इंडिकेटर्स के अलावा भी कुछ और उनकी रीजनल इशूज़ हो सकती हैं जो कि उनके डेप्रिविएशन को अफेक्ट करती हों। तो इसमें ज़रूर सब्जेक्टिविटी है, बट स्टिल एमपीआई इज़ मच बेटर कॉन्सेप्ट देन द पावर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया एज पर प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी और डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी, राइट। तो ये एक कंपैरिजन हो गया।
क्योंकि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी का भी यूनिडायमेंशनल अप्रोच है। इनके बाद डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को ऊपर तो कर दिया, पर अप्रोच वाज मॉनेटरी वैल्यू per person per day, and they are assuming that this value can buy basic amenities, so still it's a unidimensional approach. So let's move ahead. Okay, अब बात आती है कुछ important terms। तो मैंने आपको बताया कि जो पॉवर्टी होती है, जब हम कहते हैं कि इंडिया की पॉवर्टी से फॉर एग्जांपल प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन थी 2011-12 प्राइसेस के हिसाब से, उसके हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी थी 21.9%, यानी कि भारत में तकरीबन 22% लोग गरीब हैं। तो वो जो हम पॉवर्टी की बात करते हैं, पुअर परसेंटेज की बात करते हैं, उसका टेक्निकल टर्म होता है पॉवर्टी रेशियो, या उसको हेड काउंट रेशियो कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पुअर्स इन द कंट्री एज पर द पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 100। तो ये हमें पुअर का परसेंटेज देता है या पॉवर्टी देता है। टेक्निकली इट इज अ पॉवर्टी रेशियो। तो पॉवर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, कि देश में कितनी गरीबी है। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करता है। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। लेट्स टेक सम ब्रेक। लेट्स टेक फ्यू मिनट्स ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो दूसरा टर्म है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या बताता है? इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिविएशन या सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। यानी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ज़्यादा गरीब है, यानी उसके जो गरीबी की जो एक्सटेंट है, या फिर उसके गरीबी की जो सीवियरिटी है, या उसका जो डेप्रिविएशन एक्सटेंट है, वो पॉवर्टी इंटेंसिटी बताता है। यानी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हमें उसका डेप्रिविएशन एक्सटेंट या उसके गरीबी का जो स्तर या सीवियरिटी है, सीरियसनेस है, उसको बताता है। ठीक है, तो सवाल है कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस तो MPI का होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वहाँ मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है वो डेप्रिविएशन स्कोर पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि MPI पॉवर्टी को मेजर करता है हाउस होल्ड लेवल पे इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन ऑन बेसिक एमिनिटीज़। तो जिस भी हाउस होल्ड का डेप्रिविएशन स्कोर जितना ज़्यादा होगा, उसके पॉवर्टी की जो इंटेंसिटी है वो उतना ज़्यादा होगी। क्योंकि डेप्रिविएशन स्कोर ज़्यादा होने का मतलब है कि वो हाउस होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड है। तो जितना ज़्यादा डेप्रिविएशन स्तर होगा, इंटेंसिटी उतनी हाई होगी, डेप्रिविएशन स्कोर उतना ज़्यादा होगा, यानी पॉवर्टी उतना सीवियर होगी। तो MPI के केस में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेप्रिविएशन स्कोर, दैट्स वैल्यू ऑफ डेप्रिविएशन स्कोर। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो कि एक मॉनेटरी वैल्यू के एक मॉनेटरी वैल्यू है, और वो भी जो इंडिया की ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन है। तो उस पॉवर्टी लाइन से अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मेज़र करना है तो वो हम करते हैं थ्रू PGI इंडेक्स, दैट इज़ पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया में जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है इसे मेजर करती है PGI, दैट इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो यहाँ इंटेंसिटी कैसे मेज़र होता है कि जो भी इंडिया की ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है, उस पॉवर्टी लाइन से इंडिया में इस पॉवर्टी लाइन के आधार पे जितने भी लोग पुअर हैं, यानी अगर 22% लोग पुअर्स हैं, तो उनकी जो भी 22% लोगों की जो भी एवरेज इनकम बनेगी, यानी पुअर्स की जो एवरेज इनकम है उसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ पुअर्स, दैट इज एवरेज इनकम ऑफ YP। Y रिप्रेजेंट्स इनकम, P रिप्रेजेंट पुअर्स। तो पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ पुअर्स अपॉन पॉवर्टी लाइन, ये हमें देता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो PGI है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जो कि पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ ऑल पुअर्स अपॉन पॉवर्टी लाइन, ये जो हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी दे रहा है, इस फार्मूले की अगर आपको डेरिवेशन जाननी है तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन कर रखा है।
तो पीजीआई का फार्मूला कैसे बनता है, देखिए हमें करना क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारी पॉवर्टी लाइन है उससे हर एक पुअर का इनकम कितना मिस्ड है, मतलब कितना ज़्यादा डेविएटेड है। तो उसको जैसे पहले पुअर के लिए कि पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन, उसी तरह से पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ सेकेंड पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन टिल nth टर्म तक आप जाएंगे, दैट इज़ पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ nth पुअर, जो आखिरी गरीब व्यक्ति है, अपॉन पॉवर्टी लाइन। तो इस टोटल, ये जो टोटल वैल्यू आती हैं, टोटल जो ये रेशियो आएंगे, इनको आप n से डिवाइड, बिकॉज देर आर n नंबर ऑफ पुअर्स, तो आपको फाइनली पॉवर्टी गैप इंडेक्स मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है P अपॉन Q अपॉन N। अगर कुछ इस तरह का फॉर्मेट है तो ये क्या हो जाता है कि ये 1P से मल्टीप्लाई होगा QN से, तो ये हो जाएगा वैल्यू P अपॉन QN। ठीक है, बिकॉज, और ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे N को एडजस्ट करना था। ठीक है, तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स का एक्चुअल एक्सटेंडेड फार्मूला यही होता है, पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन प्लस टिल nth टर्म, दैट इज पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ nth पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन, दिस होल n number of terms are divided by n। okay, now let's come to second step। अब आप यहाँ से करेंगे क्या कि ये n को अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ये n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू ये जो डिनोमिनेटर में पावर्टी लाइन है इसको आप कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन पावर्टी लाइन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पावर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर प्लस पावर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ सेकेंड पुअर टिल nth टर्म। ठीक है, दैट इज़, उसके बाद अब आपको करना क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर्टी लाइन है इसको भी कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन पावर्टी लाइन इंटू पावर्टी लाइन। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर अपॉन पावर्टी लाइन, बिकॉज जब आप इसको कॉमन लेंगे तो फिर पावर्टी लाइन इनकम ऑफ पुअर्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे टर्म में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये 1 माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन टिल n टर्म्स, तो ये n टाइम्स 1 ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन पॉवर्टी लाइन इंटू पॉवर्टी लाइन अंडर ब्रैकेट, ये 1 n टाइम्स ऐड हो रहे हैं तो n माइनस, अब आप 1 अपॉन पॉवर्टी लाइन को कॉमन लेंगे तो इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर टू इनकम ऑफ nth पुअर ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप इस 1 अपॉन n को अंदर ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर्टी लाइन अपॉन पावर्टी लाइन, n अंदर जाएगा तो n से n कट जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन पावर्टी लाइन, इस टोटल नंबर को आप n से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर प्लस इनकम ऑफ सेकेंड पुअर टिल इनकम ऑफ nth पुअर अपॉन n, तो ये क्या हो गया, एवरेज ही तो हो गया कि सारे गरीबों का इनकम हम ले रहे हैं और जितने गरीब हैं उसको उस संख्या से हम n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फाइनली बन जाएगी एवरेज इनकम ऑफ पुअर्स। अब फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पावर्टी लाइन अपॉन पावर्टी लाइन, बाकी जब आप इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पावर्टी लाइन इंटू एवरेज इनकम ऑफ पुअर्स। आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लें तो पावर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ पुअर्स अपॉन पावर्टी लाइन, यहीं आई थी पावर्टी गैप इंडेक्स। यानी जो आपकी पावर्टी गैप इंडेक्स है जो कि इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी मेज़र कर रही है, और ये इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी मेज़र कर रही है पुअर्स, जो भी पुअर लोग हैं उनके इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको अकाउंट में लिए बिना इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी मेज़र कर रही है। तो वो जो फार्मूला है पावर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ पुअर अपॉन पावर्टी लाइन, उसका डेरिवेशन कुछ ये होता है। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर्ड पीजीआई के बारे में। अब देखिए स्क्वायर्ड पीजीआई क्या कहता है कि ये जो पुअर्स हैं भी, जैसे मान लीजिए अगर पावर्टी लाइन 32 रुपये 40 पैसे है, तो अगर कोई व्यक्ति 31 रुपये अर्बन इंडिया में पर डे पा रहा है तो वो गरीब है इस थ्रेशोल्ड के हिसाब से। एट 2011-12 प्राइसेस के हिसाब से अगर हम बात करें, बिना आज की डेट में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन के बिना एडजस्टमेंट के, खाली उस दौर की बात करें तो 31 रुपये पर पर्सन पर डे वाला भी गरीब है, 22 रुपये पर पर्सन पर डे वाला भी गरीब है। लेकिन जो 31 रुपये पा रहा है ना, वो उस पावर्टी लाइन से जस्ट नीचे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 8 रुपये पर पर्सन पर डे पा रहा है तो उस पावर्टी लाइन से बहुत नीचे है। तो 8 रुपये पाने वाला व्यक्ति
उस पॉवर्टी लाइन से इतना नीचे है कि शायद वो फूड को भी एक्सेस ना कर पाए, यानी 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये पर पर्सन पर डे वाला व्यक्ति शायद न्यूट्रिशन के लेवल पे डिप्राइव्ड हो, उसको हंगर हो, ठीक है, वो हंगर से सफ़र कर रहा हो। तो यानी कि उसकी जो डेप्रिविएशन सिचुएशन है ना, वो एक्सट्रीम है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड इवन द न्यूट्रिशन, तो वो स्टेट ऑफ हंगर हो गया। तो अगर हमें ये जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम या जिनका जो मॉनेटरी एक्सेस है पर पर्सन पर डे, अगर ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उनमें भी तो इनइक्वालिटी होगी। कोई 31 रुपये पा रहा होगा, कोई 22 रुपये, कोई 8 रुपये, कोई 7 रुपये, कोई 19 रुपये। तो अगर पुअर के इनकम की इनइक्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मेज़र करना है, तो वो काम करता है SPGI, दैट इज स्क्वायर्ड PGI। तो वहाँ फार्मूला बदल जाएगा, सेम जो PGI के लिए डेरिवेशन था उसी फार्मूला में क्या कर दिए कि पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ फर्स्ट पुअर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ सेकंड पुअर का स्क्वायर, प्लस NA टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाई n, बाकी सब सेम रहेगा। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या है कि जैसे पहले पुअर का पॉवर्टी लाइन से, मतलब पॉवर्टी लाइन से पहले पुअर का इनकम कितना मिस्ड था या कितना डेविएटेड था, अब उसको स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो हायर द डेविएशन आफ्टर स्क्वायरिंग विल हैव हायर इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये इनइक्वालिटी को भी अकाउंट में ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेज़र करती है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ पुअर, जबकि स्क्वायर्ड PGI क्या करती है, इट ऑल्सो मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, बट स्क्वायर्ड PGI मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी टेकिंग इनटू अकाउंट इनइक्वालिटीज इन द इनकम ऑफ पुअर्स। सो दिस is more reliable, it shows more better picture in terms of intensity of poverty, because यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी को भी ध्यान में रख के इंटेंसिटी मेज़र कर रहे हैं। फाइनली इस लेक्चर का जो सबसे आखिरी बात आता है वो है कि ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि गरीबी क्या होती है, तो वो एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में आने वाले लोग गरीब होते हैं, और वो सिचुएशन क्या होती है, बेसिक एमिनिटीज़ का डेप्रिविएशन। फिर हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन की नीड, इंडिया में इंपॉर्टेंट पॉवर्टी लाइंस किन कमिटीज़ ने बनाई, क्या आधार थे, कैसे बनाई गई, फिर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक कैसे बनाती है। फिर हमने प्रोफेसर सुरेश तेंदुल कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन है उसको CPI हेडलाइन से एडजस्ट करके आज की डेट में हमने पर फैमिली पर मंथ देखा, और हमने एनालाइज़ किया इज़ इट रीजनेबल अगर हम उसको क्लब कर दें गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम से। उसके बाद हमने MPI और प्रोफेसर सुरेश तेंदुल कमेटी की पॉवर्टी लाइन में हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, राइट। और फिर हमने देखा कि पॉवर्टी रेशियो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, MPI के केस में कैसे मेज़र करते हैं, इंडिया के केस में जो पॉवर्टी लाइन है उस केस में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, PGI और स्क्वायर्ड PGI, फिर उनका डेरिवेशन, ये सब देखा। इस लेक्चर का आखिरी एस्पेक्ट बचता है कि ठीक है ये सब तो बात है, पर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में गरीबी के कारण क्या हैं, इंडिया में गरीबी है ही क्यों। ओके, और ये आखिरी सेक्शन है, इसके साथ पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया में पॉवर्टी का जो सबसे बड़ा वजह है वो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इनकम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। आज भी इंडिया में तकरीबन मोर देन 45% वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन है अराउंड 13.5%, मतलब अराउंड 13.5%, ओके, इट इज़ लेस देन 14%, और वहाँ हाफ ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग फार्म पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, साथ ही साथ उनके उस सारे एफर्ट से जो इनकम होता है वो भी बहुत लो है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ये एक्सट्रीमली लो इनकम है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यही सबसे बड़ा कारण रहा है इंडिया में पॉवर्टी का, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी कारण थी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर के बाहर भी बात करें तो भी
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, इनकम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर बेसिक एमिनिटीज़ को कैसे अफोर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहला रीज़न मेन कारण है, दूसरा रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तीसरा रीज़न है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल। मैंने इस सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एक पॉवर्टी ट्रैप की तरह काम करता है, क्योंकि अगर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल होती है तो इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी लो होती है, प्रोडक्शन लो होता है। तो अगर प्रोडक्शन लो है, जीडीपी लो है, तो उसकी इनकम लो होगी, तो लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल बना रहेगा, यानी ये पॉवर्टी ट्रैप बना रहेगा। तो इंडिया में हमेशा से स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल रहा है, इसीलिए बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और वो सब क्रिएट नहीं हो पाई, तो उस मैग्नीट्यूड में जॉब नहीं क्रिएट हो पाया। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर भी स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल थी, इसीलिए गवर्नमेंट अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को हमेशा कंस्ट्रेंड होकर खर्च करते थे। इवन गवर्नमेंट की सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर स्टिल इतना ज़्यादा था कि हमें करेंसी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती थी थ्रू करेंसी प्रिंटिंग बिफोर 1991, जो इन्फ्लेशन बढ़ने का बड़ा कारण था बिफोर 1991, और आफ्टर 1991 इंक्रीज इन द फॉरेक्स वाज द मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन। तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल इंडिया में हमेशा थी। ठीक है, आज भी स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल इंडिया में है। ठीक है, इनफैक्ट हर डेवलपिंग इकॉनमी में ये रीजन होता है। तो इसी की वजह से प्रोडक्शन भी कम होता है और गरीबी भी होने का ये कारण होता है। चौथा कारण है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इंडिया में जो भी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो रोड नेटवर्क हैं, जो बाकी तरह के ट्रांसपोर्ट और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सब आज से 15-20 साल पहले काफ़ी इनएडिक्वेट थे। आज भी भारत के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो ये एक बड़ा रीज़न था हमारी गरीबी का। पांचवा कारण है कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने पहली बार किया क्या, देखिए ब्रिटिशर्स के पहले मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के ये कॉलोनियल रूल से पहले क्या था कि इंडिया में जो भी ज़मीन थी वो किंग की प्रॉपर्टी थी, फार्मर्स टीलर्स होते थे और वो उस पर खेती करते थे और किंग्स को टैक्स भरते थे, बाकी उनका बचता था। लेकिन जो लैंड ओनरशिप, ये जो राइट था, ये ब्रिटिशर्स का इन्वेंशन था। ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया और इन्वेंट करने के पीछे रीज़न क्या था कि अगर कोई फार्मर अगर फार्म प्रोड्यूस ख़राब होने की वजह से या हार्वेस्ट कम होने की वजह से अगर वो टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पा रहा है तो वो अपना लैंड बेच कर दे पाए, इसके लिए उनको ओनरशिप राइट देनी पड़ी। और इंडिपेंडेंस आते आते इंडिया में जो भी लैंड ओनरशिप था वो कुछ जमींदारों के अंदर रहा। बंगाल में जमींदारी सिस्टम था, बाकी रैयतवारी महलवारी सेटलमेंट साउथ में, और ये जो भी वेस्टर्न इंडिया था और नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे साउथ में रैयतवारी था और महलवारी जो भी यूपी है और ये जो भी वेस्टर्न प्रोविंसेस थे इंडिया के। तो नतीजन क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो जमींदारी सिस्टम था और बाकी ये जो भी लैंड होल्डिंग्स थे बड़ी बड़ी, ये कुछ लिमिटेड लोग, कुछ जमींदार लोगों के हाथ में आ गए। तो गवर्नमेंट ने 1950 के बाद, ठीक है, लैंड रिफॉर्म बिल, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, मतलब जिसके तहत कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की ज़मीनें लोगों में बांट दी जाएंगी, जो खेती कर रहे हैं वो उनका हो जाएगा। तो जितने भी स्टेट्स थे जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म मेजर्स को सही से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, क्योंकि कम्युनिज्म बिलीव ही करता है कि लेबर क्लास को उसकी राइट मिलनी चाहिए। तो जो भी कम्युनिस्ट कंट्री थे, लाइक बंगाल हो गया, केरला हो गया, साउथ के कुछ और स्टेट्स, तो जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के स्टेट्स थे जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के शासन था स्टेट लेवल पे, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म मेजर्स ठीक से इम्प्लीमेंट हुए, बाकी स्टेट्स में नहीं हुए। तो चूँकि लैंड रिफॉर्म मेजर्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भी कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग रह गई। तो गरीब व्यक्ति के पास वैसे भी ज़मीन नहीं है,
एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लो इनकम भी है, तो पॉवर्टी ऑब्वियस होना ही था। ठीक है। उसके बाद छठा रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस लॉ फॉर प्रॉपर्टी। देखिए इंडिया में, और ये हर कैपिटलिस्ट कंट्री में होता है, कि जो प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेटली ओन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। और जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को इनहेरिट करेगा, मतलब उसके बच्चों को मिलेगा, ये एज पर द लॉ है। तो इससे भी क्या है कि जो बेचारे गरीब थे, जिनके पास ज़मीन नहीं था, वो गरीब थे, उनके बच्चों को भी कुछ नहीं मिला तो वो गरीब, उनके बच्चे गरीब, और समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो उनकी गरीबी और बढ़ती चली गई, या उनके लिए कई बार सिचुएशन और मिजरेबल हो गई। बिकॉज जो भी फैमिलीज़ एग्रीकल्चर पर रिलाई थे, एग्रीकल्चर में इनकम लो था, और एग्रीकल्चर में इनकम हमेशा लो रहा है, और जो थोड़ा बहुत इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है उसकी तुलना में इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी फैमिली जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है, अगर वो अधिया तिसरिया पे खेती कर रहे थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी फैमिली की सिचुएशन ख़राब होती चली गई। ठीक है। सातवां कारण है डिफरेंसेस इन दी एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अगर समाज में लोग गरीब हैं, उनमें काफ़ी सारा डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे को जो एजुकेशन, जो फैसिलिटीज़, जो ट्रेनिंग मिलेगी उसमें काफ़ी गैप होगा। एंड बिकॉज ऑफ दीज गैप कई बार वो पावर्टी चलती रहती है। ठीक है। क्योंकि जिनको बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर ट्रेनिंग, वो बेहतर कर जाएंगे। और आठवां कारण क्या है इंडिया में पावर्टी का, वो है पुअर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू स्लम्स इन अर्बन एरियाज। इंडिया की सिंस इंडिपेंडेंस, मैंने बोला नहीं, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल था, ह्यूज लेबर था, चीप लेबर था। तो शहरों में जो भी फैक्ट्रीज़ और ये जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स खुले, इनकी वजह से अर्बनाइजेशन तो हुआ, लेकिन चूँकि सरकार ने उन इंडस्ट्रीज़ को सोसाइटी प्लानिंग के टर्म्स में, या वो जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा, ना तो उस पर सरकार ने ध्यान दिया, ना ही उस इंडस्ट्री के जो ओनर्स थे उन लोगों ने ध्यान दिया। तो जो भी वहाँ पे लो इनकम वर्कर्स थे, ये वहाँ पर स्लम्स क्रिएट कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर इनकम लो है, उनके पास अगर सरकार उनको सही घर मुहैया नहीं कर रही है, जो इंडस्ट्री ओनर है अगर वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, तो उनकी इनकम इतनी लो है कि वो अपने लिए घर नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं। तो वो सारे वर्कर्स क्या हैं कि इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ वो रहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी लोकेलिटी एक स्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से शहरों में स्लम्स क्रिएट हो गए। ठीक है। तो ये इंडिया में गरीबी के कुछ कारण हैं, और स्लम में जो लाइफ होती है वो बहुत मिजरेबल होती है, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन होता है, सैनिटेशन की भी इश्यूज़ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कॉज ऑफ पावर्टी, सबसे पहला कारण है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। दूसरा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल। चौथा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। छठा इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस लॉज फॉर प्रॉपर्टी। सातवां है डिफरेंसेस इन एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग। आठवां है पुअर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लीड टू स्लम्स इन द अर्बन एरियाज। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर्टी। इसके साथ जो हमारा पावर्टी था, ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। एंड आई होप कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगा अगले 5-6 लेक्चर में। ओके। उसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल बी अ बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके साथ पावर्टी ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच।